तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। और मराठा के बारे में पढ़ने से पहले मराठा की कुछ बेसिक चीजें उनके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे मराठा थे कौन। लड़ाकू जाति माने जाते मराठा सैन्य सेवा परंपराओं से खुद को मतलब प्रतिष्ठित किया था। थे कौन, तो ये विभिन्न कृषक जातियों के मिश्रण थे जिन्होंने अपनी सैन्य सेवा परंपराओं के खुद को प्रतिष्ठित किया था एवं बदले में भूमि अनुदान अर्जित किया। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, मराठे जो थे वो सैन्य सेवा दिया करते थे। मराठों की बात करेंगे तो सैन्य सेवा दिया करते थे। अब बदले में उनको क्या मिलता था, तो बदले में भूमि उन्होंने क्या किया था, अर्जित किया था। ठीक है। अब मराठों के एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने के श्रेय की बात करेंगे तो वीर शिवाजी को जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। उससे पहले मराठा जो थे विभिन्न साम्राज्य के अंतर्गत इन्होंने अपने विभिन्न सल्तनत कह लीजिए, साम्राज्य कह लीजिए, उसके अंतर्गत इन्होंने अपनी सैन्य सेवा दी थी। मराठों ने बहमनी साम्राज्य एवं उसके उत्तराधिकारी राज्यों की सेनाओं में सेवा प्रदान की थी। बहमनी साम्राज्य में भी थे। अब बहमनी साम्राज्य जब टूटता है तो 5 राज्य जो बनते हैं, ठीक है, जैसे गोलकुंडा, बरार, ये सब जो प्रमुख जो था उनमें भी इन्होंने मतलब क्या की थी, अपनी सेवाएं दी थी। किस तौर पे, तो जनरल होते थे। ठीक है, मतलब सेना के जो उच्च अधिकारी जो होते थे वो मराठे होते थे। और ये काफी अच्छा लड़ना चाहते थे, इसलिए सेना में इनको उच्च पद दिया जाता था। इब्राहिम आदिल शाह जैसे बीजापुर के शासकों ने उन्हें अपनी दक्कनी एवं इफाफी इलाकों के प्रति संतुलन के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह के सेना में भी थे ये। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात करेंगे शिवाजी। मराठों का नाम अगर जब भी आता है तो सबसे पहले आपको शिवाजी को नाम आपको ध्यान में आना ही चाहिए। सबसे प्रश्न पूछेगा शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, और 1680 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो दोनों तारीख महत्वपूर्ण है, 1627 और 1680। बहुत ही अल्प आयु में, मात्र 53 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। तो 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में इनका क्या हुआ, देहांत हुआ। ठीक है, शिवाजी ने छोटी उम्र में ही 1646 में बीजापुर सुल्तान से तोरना किला हासिल किया। तो बहुत ही कम उम्र में 1646 में। ठीक है, 1646 में इनकी उम्र कितनी रही होगी, ठीक है, मात्र 19 साल का एज था जिस समय। तो इन्होंने मतलब तोरन का किला की बात करेंगे, तोरना के किला पे मतलब क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, जो कि बीजापुर सुल्तान मतलब बीजापुर सल्तनत की मतलब क्या था, अधीन था। इसके अतिरिक्त इसने रायगढ़ किले पर भी कब्जा करके उसका पुनर्निर्माण किया। बारामती, इंदापुर, पुरंदर और कोंडवाना के किलों पर भी नियंत्रण इन्होंने कर लिया, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको ध्यान में कर, रायगढ़ किले पे इन्होंने कब्जा किया था, बीजापुर के सुल्तान से तोरना के किला पे भी कब्जा किया था, और साथ में बारामती हो गया, इंदापुर हो गया, पुरंदर हो गया, गोंडवाना के किलों पर भी इन्होंने क्या किया था, नियंत्रण स्थापित किया था। तो शुरुआती दौरों में इन्होंने मतलब वैसे किलों को जीतना शुरू किया जो कि मतलब सल्तनत के अधीन था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात करेंगे, जवाली का किला बहुत महत्वपूर्ण था। महाराष्ट्र में पड़ता है आपको जवाली का किला, और इस सतारा जिला में था। 1656 ईस्वी में जवाली को मराठा सरदार ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के पश्चात ये लोकप्रिय हुए। ठीक है, तो पॉपुलर की बात, शिवाजी लोकप्रिय कब होते हैं, 1656 में, जब ये जावली को किला को जो अपने अधीन ले लेते हैं, तब जाके काफी पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो जावली को किला के जीता कब गया था, कब, तो 1656 में। ध्यान में रखेंगे, जावली के किला को ही जीता गया था। ठीक है, इन्होंने उच्च भूमि जो कि मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, प्रतापगढ़ किले का भी निर्माण करवाया। लेकिन यहाँ पे शिवाजी की सेना ने सबसे पहले देखा था से आने वाले समय में नौसेना की बहुत अधिक भूमिका रहने वाली है। ठीक है, इसलिए नौसेना के महत्व को पहचानते शिवाजी ने जंजीरा के सिद्धियों, ठीक है, जंजीरा के सिद्धियों, ये कई बंदरगाहों का प्रबंधन करते थे। इनके पास एक बड़ी नौसेना थी, मुकाबला करने के लिए एक नौसेना बेड़े का गठन किया। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे सब मराठा नौसेना के लिए जानी जाती थी। अभी आप भारतीय नौसेना में भी देखोगे तो मराठा का जो मतलब कुछ प्रतीक चिन्ह था उनका मतलब प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने ध्यान में रखना, नौसेना का महत्व इन्होंने पहचान लिया था शुरू में, तो इसलिए इन्होंने एक मजबूत नौसेना का भी मतलब क्या किया था, गठन किया था। अप्रभावी तोप खाने के कारण वह उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, जंजीरा का किला जो था बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, समुद्र के बीचों बीच था जंजीरा का किला। आपने एक मूवी देखी है क्या, मूवी का नाम था कयामत, कितने लोगों ने देखा है। ठीक है, अजय देवगन का जो कयामत फिल्म जो था, ये जंजीरा के किला में ही उसकी शूट हुई थी। ठीक है, आप देखिएगा एकदम समुद्र के बीचों बीच वो बनाया हुआ है, जेल टाइप का बनाया हुआ है, वो जंजीरा का किला ही एक्चुअली है, वो समुद्र के बीचों बीच था। वो सिद्धियों के अधीन था, सिद्धि जो थे ना मुगलों के अधीन थे, मतलब मुगल को अपना वो मानते थे, हालांकि स्वतंत्र थे। तो जंजीरा को किला शिवाजी नहीं जीत पाया, हालांकि जंजीरा के किला जीतने की बड़ी कोशिश की थी। और ये आप देखोगे जंजीरा का किला देखेंगे ना, तो ये मतलब सैन्य दृष्टि से अगर बात करें बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था। लेकिन इसी को देखते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी एक नौसेना बनाई थी ताकि जंजीरा का किला को जीता जा सके, क्योंकि समुद्र में था। लेकिन वो जीत नहीं पाए। अब प्रश्न आता शिवाजी का प्रमुख सैन्य अभियान कौन था। ठीक है,
तो शिवाजी ने, आप देखोगे शिवाजी ने बीजापुर पर आक्रमण किया, वह उत्तरी कोंकण पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। तो बीजापुर पर इन्होंने आक्रमण किया और उत्तरी कोंकण पर इन्होंने क्या किया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे अली आदिल शाह द्वितीय उत्तेजित हो गया था। उसने 1659 में जनरल अफजल खान को भेजा था, ठीक है। जनरल अफजल खान की बात करेंगे तो शिवाजी के मारने के लिए 1659 में पहुंचा, ठीक है। तो ये जो जनरल अफजल खां की बात करेंगे, आदिल शाह द्वितीय का मतलब क्या था, सेनापति था, वो शिवाजी को मारने के लिए मतलब पहुंचा। लेकिन ये राज जो था शिवाजी को बता दिया जाता है, जनरल अफजल खां से मिलने नहीं आ रहे, संधि नहीं करने आ रहा है, वो आपकी हत्या करना चाहते हैं, ठीक है। और शिवाजी ने, ध्यान में रखेंगे, इसी प्रक्रिया में, ठीक है, उनकी हत्या कर दी, ठीक है, जनरल अफजल खां की हत्या कर दिया गया, ठीक है। जिसकी सेनाओं में हिंदू स्थलों को नष्ट कर दिया, इससे प्रतिष्ठित पंढरपुर भी शामिल था। तो शिवाजी जब आया, महाराष्ट्र की तरफ जब आया, दक्कन के क्षेत्र में शिवाजी से मतलब मुकाबला करने के लिए, रास्ते में सारे मंदिरों को नष्ट करते गया, जिसमें पंढरपुर का भी मंदिर जो था शामिल था, ठीक है। जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी एवं इनके पश्चात पन्हाला किला तथा दक्षिणी कोंकण एवं कोल्हापुर के क्षेत्रों पे नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। ये जो बहुत सुंदर प्रश्न पूछा जाता है, सो मतलब ये शिवाजी ने अफजल खां की जो हत्या की थी, किससे की थी, बघनक से की थी, ठीक है। मतलब इन्होंने मतलब क्या कि इनको पता चल गया था अफजल खां मिलने वाला। अफजल खां की बात की, उसकी हाइट 7 फुट की आसपास थी, 6.5 फुट से अधिक हाइट थी, शिवाजी का हाइट बहुत कम था। तो मतलब प्लान था से जब गला मिलने के लिए झुकेगा ना, तो पीछे से मतलब वार करके शिवाजी की हत्या की जाएगी। तो शिवाजी ने एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहन रखी थी, जो कि पूरे तरीके से मतलब किसकी बनी थी, तो पूरे तरीके से मतलब वो लोहे की बनी थी। तो जैसे ही उसने मारना चाकू से वार किया तो वो तो हुआ नहीं, और इसी क्रम में शिवाजी ने मतलब क्या किया, हाथ में, ठीक है, बघनक पहन कर आए थे, उससे मतलब क्या कर दी, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। वो बघनक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गया था, ठीक है। अभी हाल फिलहाल उस बघनक को वापस लाया गया, जो कि आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, पन्हाला किला तथा दक्षिणी कोंकण में कोल्हापुर के क्षेत्रों पर भी इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, यह भी पूछा जाता है। सूरत क्या था, सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां पर मुगलों की सबसे अधिक आय की बात करेंगे तो सूरत बंदरगाह से होती थी, ठीक है। और शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, एक 1664 में लूटा और दूसरी बार इसको लूटा गया 1670 में लूटा गया, ठीक है। यह मुगलों का प्रमुख बंदरगाह था, यहाँ से बहुत अधिक मतलब राजस्व की प्राप्ति मुगलों को होती थी, ठीक है। और सूरत से एक प्रश्न पूछा था आपका किसमें, 68 बीपीएससी पूछा था, सूरत को ना मक्का का द्वार कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता, मक्का का द्वार कहा जाता था। किस शहर को मक्का का द्वार कहते थे, तो सूरत को मक्का का द्वार कहते थे। रीजन क्या था, सूरत को मक्का का द्वार क्यों कहते थे, क्योंकि जितने भी हज यात्री जो थे ना, क्या थे, जितने भी हज यात्री जो थे सूरत होते हुए मक्का जाते थे, ठीक है। इसलिए सूरत को क्या कहा जाता था, मक्का का द्वार कहा जाता था। और शिवाजी ने सूरत को 2 बार इसलिए लूटा क्योंकि मुगलों को संपन्नता का केंद्र की बात करेंगे, उसके मतलब संपन्न होने के कारण क्या था, सूरत था। तो 1664 में, 1670 में 2 बार मतलब शिवाजी ने मतलब क्या किया, मुगलों के द्वारा मुगलों के सूरत को मतलब इन्होंने क्या किया, लूटा। सूरत से 2 प्रश्न मैंने बता दिया, ठीक है। मक्का का द्वार कहते थे क्योंकि हज यात्री जो थे यहीं से मतलब क्या करते थे, मक्का के लिए जाते थे, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, शिवाजी ने एक प्रमुख मुगल बंदरगाह सूरत को 1664 में लूट लिया, जिसने औरंगजेब को शिवाजी का मुकाबला करने एवं बीजापुर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजा जयसिंह को तैनात किया गया, ठीक है। अब राजा जयसिंह आता है, राजपूत शासक था, राजपूत सरदार था, काफी मतलब कूटनीतिज्ञ वाला था, ठीक है। उसने शिवाजी को संधि करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। व्यापक घेराबंदी के कारण शिवाजी को वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने 1665 पे एक संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है, ठीक है। ये पुरंदर की संधि जो था, राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था पुरंदर की संधि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पुरंदर की संधि के बाद मतलब क्या हुआ, 23 किले जो शिवाजी ने जीते थे, उन सारे किलों को मतलब क्या किया, मुगलों को सौंपना पड़ा, ठीक है। तो पुरंदर की संधि की बात करेंगे, एक तरह मराठों के लिए अपमानित संधि थी, लेकिन वो मजबूर थे, इसलिए इनको संधि करना पड़ा। और 23 किलो की बात करेंगे तो क्या हुआ, मुगलों को मतलब इनकी वजह से सौंप देना पड़ा, ठीक है। तो शिवाजी का पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, तो क्या बताएंगे, शिवाजी और जयसिंह। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में शिवाजी और राजा जयसिंह, ध्यान में रखना, पुरंदर की संधि होती है। सूरत को कितनी बार लूटा शिवाजी ने, 2 बार, ठीक है, 1664 में और साथ में 1670, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब ये जो पुरंदर की संधि जो हुई थी, तो यहाँ पे एक कंडीशन और भी था, पहले तो किला लौटाना पड़ेगा और बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का साथ देने के लिए बाध्य किया गया। मतलब बीजापुर के खिलाफ अगर मुगल अगर युद्ध लड़ता है तो शिवाजी मतलब क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मुगलों ने बीजापुर साम्राज्य के कुछ हिस्सों पे शिवाजी के अधिकार को मतलब क्या की, मान्यता दे दी।
चूंकि शिवाजी को मुगलों की व्यक्तिगत सेवा से छूट दी गई थी, अतः उसके नाबालिग पुत्र संभाजी को 5,000 जात और मनसब मतलब क्या किया गया, प्रदान किया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो संभाजी तो शिवाजी के पुत्र थे, ठीक है। अब आगे आते देखेंगे कौन सा प्रश्न, उस पर भी जरा ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जयसिंह ने 1666 ईस्वी में शिवाजी को आगरा में मुगल दरबार में जाने के लिए राजी किया, ठीक है। जयसिंह को बोला जाता है से आप जाइए औरंगजेब से मिलिए, और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे आगरा में दरबार थी, ठीक है, आगरा में दरबार लगी थी, औरंगजेब वहां पे था, बोला गया जाने के लिए, शिवाजी गए, जहां उनका उनके साथ अनादर का अपमान किया गया, मतलब इनको राजा की नहीं मानी गई, मतलब औरंगजेब ने इनको राजा मानने से इनकार कर दिया, इनको सरदारों की तरह जब पेश किया गया, और जो एक लाइन था सरदार का लाइन था, उनमें ही शिवाजी को खड़ा रहने के लिए कहा गया, जिनसे अपमानित हुए, ठीक है, उनको नजरबंद कर दिया गया, ठीक है। नजरबंद करके उनको कहां पे रखा गया था, तो ध्यान में पूछेगा शिवाजी को नजरबंद करके कहां पे रखा गया था, जयपुर भवन में रखा गया था। किस भवन में, जयपुर भवन में नजरबंद करके रखा है। जयपुर भवन जयपुर में नहीं है, ठीक है, कहां पे, आगरा में है, ठीक है। आगरा में जयपुर भवन में इनको नजरबंद करके रखा गया था। होता क्या है, तो आप देखोगे एक दिन शिवाजी कहते हैं भाई साहब मेरा क्या है जन्मदिन है, और इसके अवसर पे आप सभी लोगों को मैं मिठाई खिलाना चाहता हूँ, ठीक है। और जैसे उनको मिठाई खिलाने के बहाने सभी को मतलब क्या करते हैं, वो नशा वाला होता है, सबको सुला देते हैं, फिर आराम से वो टोकरी में बैठकर बच के वहां से सफलतापूर्वक निकल लेते हैं, ठीक है। अब फिर मतलब 1670 में आप देखोगे, तो 1670 में औरंगजेब ने बरार में शिवाजी की जागीर का एक हिस्सा वापस ले लिया। शिवाजी ने मुगल सेवा के अपने सैनिकों को वापस बुलाकर जवाबी प्रतिक्रिया शुरू कर दिया, फिर से दोबारा सूरत को, ठीक है, ठीक है, लूटा। 1670 में पूना मतलब क्या किया, तो सूरत को लूटा। साथ में कितने किले दिए थे पुरंदर की संधि में, 23 किले दिए गए थे ना, 2300 किला को पूना मतलब ये जीत लिए, ठीक है। जवाबी प्रतिक्रिया में 2300 किला को जीता, और 1664 में इन्होंने सूरत को जीता था ना, सूरत को कब जीता था, 1664 में, और 1670 में फिर से मतलब सूरत को जीता, मतलब सूरत को लूटा, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या किया, 1672 तक मराठों ने सूरत पर वार्षिक नजराने के रूप में चौथ राजस्व का 1/3 लगा दिया। एक होता था चौथ होता था, ठीक है, चौथ जो होता था, एक होता सरदेश मुखी होता था, ठीक है। तो चौथ जो था राजस्व का 1/4 होता था। सूरत के जो सरदार जो थे उनको बोला गया कि तुम मतलब क्या करोगे, मराठों को क्या करोगे, ये चौथ दोगे, मतलब 1/4 तुम दोगे, ठीक है। ध्यान रखना। तो सूरत पे दोबारा लूटा गया 1670 में, और जो 23 किले जो थे पुरंदर की संधि, जब वो भागे वहां से आगरा से, तो उन्होंने मतलब क्या किया, फिर से मतलब क्या किया, सारे किलो को मतलब क्या किया, वापस ले लिया, ठीक है। अब आते हैं 1674 में शिवाजी का राय, अभी तक मान लीजिए शिवाजी शासक कब बने, बहुत पहले बन गए थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी तक राज्य अभिषेक नहीं किया था, ठीक है। तो 1674 में इनका राज्य अभिषेक हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे राज्यभिषेक इन्होंने 1674 में रायगढ़ में इनका राज्यभिषेक हुआ। इन्होंने छत्रपति, छत्रपति मतलब क्या होता है, छत्रपति की बात करेंगे, सर्वोच्च राजा, ठीक है। सर्वोच्च राजा की मतलब क्या की, मतलब इन्होंने उपाधि धारण की, ठीक है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा हूं, ठीक है। सर्वोच्च राजा की मतलब क्या की, उपाधि धारण की, ठीक है। उनके अभिषेक के दिन से एक युग राज्यभिषेक शक की मतलब शुरुआत हुई, ठीक है। तो जब इनका राज्यभिषेक हुआ 1674 में, ठीक है, कहां पे, शिवाजी के रायगढ़ में, ध्यान में, शिवाजी के रायगढ़ में राज्यभिषेक हुआ, तो उन्होंने छत्रपति मतलब छत्रपति की उपाधि धारण की, और तब इनको छत्रपति शिवाजी कहे जाने लगा, ठीक है। छत्रपति का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च राजा होता है, ठीक है। और इसी के दिन से मतलब क्या, राज्यभिषेक शक की मतलब क्या होती, शुरुआत होती है, ठीक है। और इनका जो राज्यभिषेक जो करवाया था ना, वाराणसी के थे, ठीक है, काशी के मतलब पंडित गंगाराम भट्ट आई थिंक उनका नाम था, तो उनके द्वारा इनका राज्यभिषेक करवाया गया था। और काशी के मतलब पंडित थे गंगाराम भट्ट, आई थिंक उनका नाम था गंगाराम भट्ट, कैसे कुछ था नाम, उसको कभी पूछता है तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उन्होंने खुद को गायों एवं ब्राह्मणों का रक्षक बनाया, ठीक है, क्या बताया, गायों एवं ब्राह्मणों का रक्षक बताया, ठीक है। गो ब्रह्मांश प्रतिपालक, ठीक है, तथा धर्म का पालक मतलब धर्म परायण, ठीक है, खुद को बताया, ठीक है, धर्म का पालक बताया, गायों एवं ब्राह्मणों का रक्षक बताया, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखेंगे मराठा प्रशासन से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, मराठा प्रशासन से भी कुछ प्रश्न, उस पर भी जरा हम लोग ध्यान देते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या है, क्या प्रश्न पूछा जाता है, उस पर भी जरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले की बात करेंगे, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक एक सलाहकार परिषद थी, जिसमें क्या थे, 8 मंत्री थे, ठीक है। अष्टप्रधान में कितने मंत्री होते थे, 8 मंत्री होते थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, जिसको क्या बोलते थे, अष्टप्रधान, ठीक है। अष्ट दिग्गज की बात करेंगे तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, जो कि मैंने पीछे आपको पढ़ाया, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में क्या होते थे, तो अष्ट दिग्गज थे, ठीक है। यहाँ पे क्या अष्टप्रधान की बात करेंगे, तो अष्टप्रधान की बात करेंगे कहाँ पे थे, तो ये मौर्य प्रशासन, सॉरी मौर्य बोल रहा हूँ, ठीक है, मराठा में क्या थे,
तो अष्टप्रधान थे, ठीक है। अब बात करेंगे नवरत्न की, बात करेंगे तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करता था, अकबर के दरबार में भी था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते देखेंगे अष्टप्रधान में 8 लोग थे, ठीक है, आठों को प्रमुख पद दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले मुख्य प्रधान को क्या बोलते थे? पेशवा बोलते थे। क्या बोलते थे? मुख्य प्रधान को पेशवा बोलते थे। ये प्रधानमंत्री के रूप में सामान्य कल्याण में हितों की देखभाल करता था तथा राज्य की अनुपस्थिति में उसकी भूमिका का निर्वहन करता था। ये सबसे प्रमुख व्यक्ति था, पेशवा था, जो कि प्रधानमंत्री के तौर पे काम करता था। आगे चल के जो छत्रपति की बात करेंगे, छत्रपति का पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और सारा कुछ जो था पेशवा के अधीन ही आ जाएगा। तो आगे चल के पेशवा बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मजूमदार जो था अमात्य था, तो ये पेशवा प्रधानमंत्री था। ये मजूमदार अमात्य की बात की क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। ये फाइनेंस की चीजों को क्या करते थे? संभालते थे, ठीक है। साथ में बात वाक्यानविश, वाक्यानविश जो था ना, ये मतलब क्या करे, राजा जो बात कह दिया, राजा की जो गतिविधि हो गया, उन दरबार की जो भी कार्यवाही जो होती थी, सबको रिकॉर्ड करता था। सर राजा क्या बोल रहे नहीं करे, सबको रिकॉर्ड करके रहता था। एक सुमंत थे। सुमंत की बात करें, दबीर या मतलब विदेश सचिव हुआ करता था ये युद्ध युद्ध शांति एवं कूटनीतिज्ञ पर मतलब क्या देता करता था? सलाह दिया करता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सचिव की बात करेंगे, सचिव ते राजा के साथ पत्र व्यवहार प्रबंध तथा परगनों के खातों की मतलब क्या करता था? जांच करता था, ठीक है, सचिव। पंडित राव की बात करेंगे तो ये धर्म समारोह एवं नैतिकता की देख रेख करता था, ठीक है। दान दान दक्षिणा वाला जो डिपार्टमेंट जो था, धार्मिक कार्य, सिंपल समझ, धार्मिक कार्य, ठीक है। न्यायाधीश की बात करें तो न्याय करने का काम था, लेकिन अगर ध्यान में रखिएगा, सबसे उच्च अधिक, सबसे न्यायाधीशों में अगर सबसे उच्च की बात करेंगे तो छत्रपति खुद थे, शिवाजी खुद ही होते थे, लेकिन साथ में उनके नीचे और भी न्यायाधीश होते थे, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश सिविल के लिए भी और सैन्य मामलों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है ना, ध्यान में रखना है, ठीक है। हम्म, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। सारे नौबत की बात करेंगे तो क्या थे? सेनापति होते थे, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सुनिएगा जरा, ठीक है, क्योंकि अष्टप्रधान से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले मुख्य प्रधान पेशवा की बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री के तौर पे काम करते थे। आमत्य मजूमदार की बात करेंगे, वित्त मंत्री थे। वाक्यानबीस की बात करें, राजा की गतिविधियों में दरबार की कार्रवाई का रिकॉर्ड रखता था। सुमंत की बात करेंगे तो राजा को सलाह देता था, युद्ध के समय में, शांति के समय कूटनीतिज्ञ सलाह दिया करता था। सचिव की बात करेंगे, राजा के साथ पत्र व्यवहार प्रबंध तथा परगनों की खातों की जांच करता था। पंडित राव की बात करेंगे तो धार्मिक मामलों से संबंधित था, नैतिकता की देखरेख करता था। न्यायाधीश की बात करेंगे तो सिविल और सैन्य न्याय के लिए जिम्मेदार था। हालांकि सबसे बड़ा न्यायाधीश की बात करेंगे तो छत्रपति खुद ही होते थे, ठीक है। सरे नौबत की बात करेंगे तो ये सेनापति होता था। ये 8 प्रधान था, ठीक है। 8 लोगों से मिलकर मतलब क्या होता था? इनका शिवाजी का प्रशासन मतलब क्या करता था? चलता था। लेकिन सबसे जो प्रमुख जो था इनमें कौन था? तो मुख्य प्रधान होता था, पेशवा होता था, इन्हीं के अधीन सब कुछ मतलब चलती थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं शिवाजी के प्रशासन को लेकर, थोड़ा अष्टप्रधान हमने देखा, प्रशासन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता था। तो शिवाजी ने राजशाही भूमि का विस्तार करके प्रभावशाली मराठा जमींदार परिवार देशमुख को नियंत्रित किया, ठीक है। देशमुख कौन थे? देशमुख जो थे जमींदार हुआ करते थे, जस्ट लाइक जमींदार जैसा जैसे दिल्ली सल्तनत में आपने इकतादार देखा, उसी तरह यहाँ पे देशमुख था, ठीक है। मराठा जमींदार परिवार देशमुख थे, ठीक है। अदन्या पात्र मराठा नीति के सिद्धांतों पर रामचंद्र पंत अमात्या द्वारा मोडी लिपि लिखा गया एक शाही आदेश है, ठीक है। मराठों की लिपि अगर कभी पूछेगा ना, तो मोरी लिपि, अभी मोडी लिपि कहते हैं। कौन कौन था? मोडी लिपि, मराठों की लिपि कौन थी? तो मोडी लिपि की बात करेंगे, मराठों की लिपि थी, ठीक है। शिवाजी ने राज्य, ठीक है, स्वराज, शिवाजी ने सबसे पहले स्वराज की बात की थी, ठीक है। तो शिवाजी ने राज्य स्वराज को, ठीक है, मौजूद तरफों और प्रांतों में क्या किया था? विभाजित कर दिया था। सूबेदार की बात करेंगे, सूबेदार कारकुन के अधीन मतलब क्या थे? प्रांत में आते थे। सूबेदार की बात करेंगे तो सूबेदार कारकुन के अधीन प्रांत होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तरफ का प्रमुख क्या? हवलदार होता था। कारकुनों के परित्याग होता था, परिपत्यागर होता था, ठीक है। अब मौजा सबसे छोटी इकाई थी, जरा इसको समझिए। सबसे पहले स्वराज था। स्वराज का मतलब क्या होता है? राज्य होता है, ध्यान में रखना है, क्या होता है? ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है? स्वराज का मतलब क्या? राज्य मतलब देश होता था, ठीक है, समझिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद क्या होता था? तो उसके बाद प्रांत होते थे। प्रांत का मतलब क्या होता था? राज्य होता था, ठीक है, मतलब स्टेट समझ लीजिए, ठीक है। ये अगर कंट्री है स्वराज, ठीक है, स्वराज की बात करें, कंट्री की बात करें, तो यहाँ पे क्या? प्रांत होते थे। प्रांत के बाद क्या होता था? ध्यान में रखें, तरफ होता था। तरफ का मतलब जिला समझ लीजिए। फिर मतलब मौजा थी, मौजा क्या थी? गांव थी, ठीक है। इस सबके जो अलग अलग मतलब क्या होते थे? हेड होते थे, ठीक है। सबके क्या होते थे? अलग अलग क्या होते थे? हेड होते थे। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। शिवाजी ने राज्य स्वराज को शिवाजी ने राज्य मतलब स्वराज को मौजों में, तरफों में और प्रांतों में विभाजित किया, ठीक है।
तो राज्य हो गया जिसको स्वराज कहते थे, देश समझ लीजिए, मौजा समझ लीजिए, फिर तरफ समझ लीजिए और प्रांत समझ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इनको बांटा गया था। ग्रामीण क्षेत्र में जो पुलिस के जो अधिकारी जो थे उनको फौजदार कहते थे, शहरी क्षेत्रों में क्या कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था। इनका काम क्या होता था, इनका काम जो होता था शांति बना के रखना, अराजकता फैलने ना देना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस के जो अधिकारी जिनको फौजदार होता था, और शहरी क्षेत्रों में क्या बोलते हैं, इनको कोतवाल कहते थे, ठीक है। जो प्रांत के जो गवर्नर होते थे उनको सूबेदार कहा जाता था, मतलब राज्यों को संभालने के, स्टेट को संभालने के लिए क्या होते थे, सूबेदार होते थे, ठीक है। और जो तरफ जो था, जिला को संभालने के लिए हवलदार हुआ करता था, ठीक है। अब मौजा जो थी गांव की छोटी इकाई थी जहां पे फौजदार हुआ करता था, जो कि मतलब यहाँ की सारी व्यवस्था को देखता था। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली पर आधारित थी। यह भी पूछा जाता है शिवाजी की राजस्व प्रणाली किस पे आधारित थी, तो मलिक अंबर की, ठीक है, काठी प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है, जिससे भूमि की गणना रॉड या काठी के द्वारा की जाती थी। इसके माध्यम से करते थे भूमि की गणना, तो रॉड या काठी के द्वारा भूमि की गणना करते थे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शिवाजी के राजस्व प्रणाली किसानों के प्रति सहानुभूतिशील थी, जिसमें भूमि का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता था, ठीक है। मतलब राजस्व ऐसा ही नहीं लगाते थे, क्या लगाते थे, भूमि का मतलब क्या करते थे, मूल्यांकन करके ही मतलब क्या होता था, राजस्व लगाया जाता था, ऐसे राजस्व नहीं लगता था, ठीक है। और किस प्रणाली पर आधारित थी, तो मलिक अंबर की काठी प्रणाली पर आधारित थी। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, पूछेगा बताओ शिवाजी का राजस्व प्रणाली किस पे आधारित थी, तो मलिक अंबर की काठी प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। आप देखेंगे क्या था, प्रारंभ में राज्य की सकल उपज का 30% जो था राजस्व आता था, ठीक है। मतलब 30% राजस्व देना पड़ता था, लेकिन बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया, क्योंकि शिवाजी को बार बार लड़ना पड़ता था, युद्ध लड़ना पड़ता था, इसलिए 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया, क्योंकि युद्ध बढ़ गई थी। युद्ध में क्या होता, पैसे खर्च होते तो वो पैसा राजस्व से वसूली जाती थी, ठीक है। चौथ एवं स्वदेशमुखी की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। चौथ स्वदेशमुखी क्या होता था, चौथ एवं स्वदेश, शिवाजी अपने साम्राज्य के आसपास के क्षेत्रों या फिर जो विजित क्षेत्र थे, विजय किसको जीता, तो शिवाजी ने मुगलों को जीता और बीजापुर को जीता, ठीक है। उनसे मतलब चौथ वसूला, मुगल और बीजापुर के जो क्षेत्र जो थे उनसे मतलब क्या वसूला, चौथ जीत वसूला। चौथ जो होता था उनके राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था, और जो चौथ नहीं देते थे उनपे क्या होते थे, मराठा साम्राज्य आक्रमण कर देती थी, ठीक है। और सरदेशमुखी की बात करेंगे, सरदेशमुख के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर 10% और एकत्रित किया जाता था। चौथ जो था 4%, 1/4 मतलब 25% हो गया, ठीक है। और सरदेशमुखी की बात करेंगे तो 1/10 मतलब कितना हो गया, 10% वसूला जाता था। तो चौथ और सरदेशमुखी वसूला जाता था, ठीक है। और चौथ किससे वसूलते थे, जिन क्षेत्रों को जीता गया था। दो तरह के क्षेत्र थे, एक क्षेत्र को स्वराज कहा जाता था, जो कि मतलब शिवाजी का अपना क्षेत्र था, ठीक है, जिसमें मतलब इनका प्रत्यक्ष शासन था, उनको क्या बोलते थे, स्वराज कहते थे। लेकिन जो क्षेत्र को जीत लिया जाता था या फिर जिनको अधीनता स्वीकार करवाई जाती थी, तो उनको बोला जाता था तुम समय समय पर क्या भेजते रहो, चौथ भेजते रहो। जिस दिन तुमने चौथ देना बंद किया उस दिन क्या होंगे, तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 25 घुड़सवारों वाली प्रत्येक इकाई को एक हवलदार सार्जेंट के पद के बराबर के अधीन रखा गया था, 25 घुड़सवार को, ठीक है। उनको हवलदार कह लीजिए या फिर उनको सार्जेंट कह लीजिए, 25 घुड़सवार को ये संभालते थे। एक जमालदार के नीचे 5 हवलदार एवं एक हजारी के नीचे 10 जमलदार होते थे, ठीक है। तो सबसे पहले 25 घोड़ा की बात करेंगे, तो 25 घोड़ा वाला को क्या बोलते थे, हवलदार बोलते थे, क्या बोलते थे, हवलदार होते थे। इसके नीचे 25 घोड़ा होता था। आप देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक हवलदार, ठीक है। उसके बाद होता था जमलदार। जमलदार के नीचे की बात करेंगे, जमलदार के नीचे क्या होता था, 5 हवलदार होते थे, ठीक है। 5 होते हवलदार, मतलब एक जमलदार के नीचे कितना घोड़ा, 5 × 5, 25 × 5, 125 घोड़ा हो गया ना एक जमलदार के नीचे। एक हजारी की बात करेंगे, एक हजारी के नीचे 10 जमलदार होते थे। मतलब अगर मान लीजिए एक जमलदार के पास कितना हो गया, एक जमलदार में 5 हवलदार था, तो एक हजारी में कितने, 10 जमलदार होते थे, ठीक है। ध्यान रखें, मतलब टोटल कितना, 125 गुने 10 मतलब 1250 हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से बांटा गया था, ठीक है। अब घुड़सवार सेना को दो भागों में बांटा गया, एक जो था बारगीर थे, एक जो था सिलेदार थे। देखिए, तो दो तरह के घोड़ा था, एक को सरकारी नौकरी था, ठीक है। और एक की बात करेंगे तो समझिए ना, अग्निपथ योजना जो नहीं था वही था, ठीक है। अग्निपथ योजना में देखते 5 साल में 4 साल में रिटायर कर दिया जाता था। जो सरकारी नौकरी जिनके पास था तो उनको हमेशा पैसा मिलता था, और उनको पूरे राज्य की तरफ से सैनिक, राज्य की तरफ से घोड़े प्रदान किए जाते थे, ठीक है। घोड़े और हथियार कहाँ से आते थे, राज्य की तरफ से आते थे। बेचारा दूसरा सिलेदार था, उनको मतलब कभी कभी घोड़ा किराया पे लेना पड़ता था, तो कभी कभी खुद ही रखना पड़ता था, उनको राज्य की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता था। जब वो लड़ाई करते थे, ठीक है, जब वो युद्ध में जाते थे तो उनको
राज्य की तरफ से पैसा मिलता था, अगर युद्ध नहीं करते थे इनको पैसा भी नहीं मिलता था। जबकि राजकीय बारगिर जो थे राजकीय थे, ठीक है, युद्ध करे या ना करे ये परमानेंट होते थे, एक तरह से सरकारी नौकरी जैसा था, इनको हमेशा मतलब थे, मिलता था, और सैलरी भी इनको हमेशा मिलता था, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पेशवाओं के अधीन। अभी हम लोग छत्रपति के अधीन पढ़ा ना, तो कल हम लोग पेशवा के अधीन मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कल के क्लास में, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग मराठा एम्पायर मैंने जितना पढ़ा दिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ कर आना। अच्छा, ये ऊपर वाला आई थिंक मिसिंग हो गया क्या, सैन्य प्रशासन का लाइन मिसिंग हो गया, ठीक है। देखिए शिवाजी की बात करेंगे ना, तो वीर शिवाजी की बात, गुरिल्ला युद्ध के साथ साथ, ठीक है, नवाचारी हथियार, ठीक है, बाघा नाका जिसका अर्थ बाघ का पंजा के प्रयोग में भी कुशल थे। गुरिल्ला गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, गुरिल्ला युद्ध मतलब होता है छिप के वार करना। जब जान रहे हैं सामने वाला जिससे मैं युद्ध करने जा रहा है उसके पास लाखों की सेना है, और उसके सेना के कंपैरिजन में हम कहीं भी नहीं आएंगे, तो वैसे कंडीशन में गुरिल्ला युद्ध किया जाता है। गुरिल्ला युद्ध में क्या होता था, जैसे मान लीजिए मुगल सेना नीचे से गुजर रही है, शिवाजी की सेना पहाड़ पे है, तो पहाड़ पे से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, पहाड़ पे से तीर बरसाना शुरू कर दिया, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता सामने से खोल दिया, तो सेना को तो ऐसे ही घायल कर देती थी, क्योंकि मुगल सेना बहुत बड़ी थी या शिवाजी की सेना छोटी थी, तो आमने सामने की लड़ाई नहीं करनी चाहती थी, आमने सामने की लड़ाई करने में इनकी हार हो सकती थी, तो इसलिए शिवाजी पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का रखा, मतलब आमने सामने की लड़ाई नहीं होती थी, छिपकर मतलब वार करना। इसीलिए औरंगजेब गुस्सा के शिवाजी को एक बार पहाड़ी चूहा कहा था, क्या कहा था, शिवाजी को क्या कहा था, पहाड़ी चूहा, ठीक है, हाल औरंगजेब ने कहा था, हुआ। ठीक है। नवाचारी हथियार का भी प्रयोग किया, बाघा नखा का भी प्रयोग किया, जो जिसका अर्थ बाघ का पंजा के भी प्रयोग में कुशल थे। पैदल सेना अत्यधिक गतिशील और फुर्तीली थी, शिवाजी की पैदल सेना ज्यादा तेज थी, कंपेयर की बात करेंगे घोड़े वाला सेना से, ठीक है, पैदल सेना जिसको पागा सेना के नाम पे भी जानते हैं, ठीक है, जिसे मावली पैदल सैनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 9 सैनिकों के वाली छोटी इकाई का नेतृत्व नायक करता था, जिनको कारकुल कहा जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे तो मैंने बताई दिया घोड़ा किस प्रकार थी, 25 घोड़े का समुदाय को एक हवलदार होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसके 5 हवलदार मिलकर एक जमलदार बनाता था, 10 जमलदार मिलकर एक हजारी बनाता था, ठीक है। और घुड़सवार भी 2 तरह की थी, बारगीर जो था उनको राज्य की तरफ से हथियार मिलता था, घोड़ा मिलता था, और सिलेदार को बेचारा कभी कभी उनको घोड़ा भी किराया किराया पे लेना पड़ता था, और स्वयं के घोड़े भी रखने पड़ते थे, ठीक है। और जब ये शिवाजी का प्रशासन तो ठीक है, संभाजी राजाराम तक तो ठीक रहेगा, आगे चल के आप देखेंगे मराठा साम्राज्य का जो प्रमुख जो था, प्रधानमंत्री जो पेशवा जो था, उसके अधीन पावर आ जाएगा, और राजा से मतलब पावर क्या होता है, छीन जाता है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग पेशवा के अधीन मराठा इंपायर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर कल मुलाकात होगी इसी वक्त पे, और कल आपका मराठा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कल पेशवा पढ़ा दूंगा तो ज्यादा नहीं होगा ना, तो पेशवा के बाद, ठीक है, पेशवा के बाद भक्ति सूफी मूवमेंट होगा, 2 से 3 क्लास और लगेगी, उसके बाद ये मेडिवल आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आज शाम वाले क्लास में बहुत अच्छी है, जिनका भी मेडिवल आपने मेरे साथ कंप्लीट किया था, शाम वाला में एमसीक्यू जो शुरू होने वाला है, आज से आपका मेडिवल एनिसेंट हिस्ट्री का एमसीक्यू शुरू होने वाला है, तो तैयार रहिए। और बहुत अच्छी क्लास होने वाली शाम में, ठीक है, 6:30 7 बजे के आसपास क्लास होगी, मस्ट ज्वाइन, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी शाम में, थैंक यू वेरी मच।